तभी महेंद्र जी आकाश की तरफ देखकर थोड़ा नाराजगी से कहते हैं, तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी है। और वैसे भी मैं उन दिनों का इलाज ढूंढ लिया है। वह बहुत उड़ रहे हैं ना, मैं उन दोनों को जल्दी बहुत ही अच्छे से सबक सिखाऊंगा। इतना बोल महेंद्र जी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वैशाली जी, रूपाली और आकाश भी अपने कमरे में चले जाते हैं। अब आगे दूसरी तरफ रुद्राक्ष और रेवा डिनर कर अपने कमरे में आते हैं और फिर अपने बुक्स लेकर मही के पास स्टडी रूम में चले जाते हैं। जब से रुद्राक्ष और रेवा घर आए थे तब से वह तीनों साथ में ही स्टडी किया करते थे। रेवा और रुद्राक्ष मही को स्कूल के होमवर्क में और स्टडीज में हेल्प करवाया करते थे। मही अपना स्कूल का होमवर्क फिनिश करके मही अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। रुद्राक्ष और रेवा भी अपने कॉलेज के कुछ असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं, फिर अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं और अपना काम कंप्लीट कर वो दोनों भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर सब लोग सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर इकट्ठा होते हैं। कुसुम जी हमेशा की तरह घर के कुछ सर्वेंट के साथ सबके लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा रही थी। अभी घर के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। प्रताप जी के चेहरे पर नॉर्मल ही एक्सपेंस थे। वही मही तो हर चीज से बेफिक्र बस अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगती है, क्योंकि आज स्पेशली कुसुम जी ने मही की फेवरेट आलू की सब्जी और पुरिया बनाई थी। वही राजेंद्र जी और रुक्मणी चाहिए दोनों के चेहरे पर थोड़ी थोड़ी नाराजगी देखी जा सकती थी। राजेंद्र जी जहां रुक्मणी जी के रुद्राक्ष और रेवा की तरफ के रवैया को लेकर नाराज थे, वही रुक्मणी जी रुद्राक्ष और रेवा से चिढ़ी हुई थी। वहीं आज रूपाली और आकाश सबसे आखिर में आते हैं। रूपाली बहुत ही खुश लग रही थी और रूपाली के चेहरे पर आज एक अलग ही तरह की चमक थी। उसे देख रुक्मणी जी के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। वैशाली जी और महेंद्र जी भी बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। तभी रूपाली रुक्मणी जी और राजेंद्र जी के पास आकर उनसे गुड मॉर्निंग विश करती है। आज उसकी आवाज में एक अलग ही तरह की खुशी महसूस कर रुक्मणी जी रूपाली से कहते हैं, क्या बात है रूपाली, आज तो तुम बहुत ही खुश लग रही हो। तभी वैशाली जी कहती है, आपने सही कहा मान जी, आज बहुत खुशी की बात है। उद्धरण चिन्ह। तभी राजेंद्र जी वैशाली जी से कहते हैं, ऐसी भी क्या बात है बहू, हमें भी तो बताओ। तभी वैशाली जी राजेंद्र जी से कहती है, वह बात तो रूपाली खुद ही आपको बताए तो अच्छा होगा। तभी रूपाली अपने हाथों में पकड़ी मैगजीन के कुछ पन्नों को पलटकर उसे रुक्मणी से और राजेंद्र जी को दिखाने लगती है। रुक्मणी जी और राजेंद्र जी एक बार मैगजीन के अंदर देखते हैं, फिर वह रूपाली की तरफ आश्चर्य से देखते हैं। तभी रुक्मणी जी कहती है, रूपाली बेटा तुम तो इस तरह तस्वीर में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, लेकिन तुम्हारी तस्वीर इस मैगजीन में कैसे आई। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुन रूपाली गर्व भरी मुस्कान लिए उनसे कहती है, दादी माँ कुछ वक्त पहले कविता आंटी की फैशन डिजाइनिंग कंपनी ने एक इंटरनेशनल फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और उसी के चलते उन्होंने मुझे अपनी फीमेल मॉडल के तौर पर सिलेक्ट किया था। वह इस कंपटीशन में पूरे वर्ल्ड में 25 रैंक पर आए हैं और इंडिया में 5th पोजीशन पर आए हैं। इस कंपटीशन में उनके वही डिजाइन सेलेक्ट हुई है जो ड्रेस मैंने पहनी थी, इसीलिए मेरी फोटो इस मैगजीन में छपी है। उद्धरण चिन्ह। तभी वैशाली जी कुसुम जी को ताना मारते हुए कहती है, देखा ना मेरी बेटी कितनी टैलेंटेड है। कॉलेज के एग्जाम में भले ही वह 3rd रैंक पर आए है, लेकिन आज उसके वजह से पूरे शहर में हमारे परिवार कितनी तारीफ हो रही होगी, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है। तभी राजेंद्र जी कहते हैं, तुम्हारी इस कामयाबी के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो रूपाली। रूपाली भी उन्हें मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू दादाजी। उद्धरण चिन्ह। तभी कुसुम जी और प्रताप जी दोनों साथ में रूपाली को कंग्रेचुलेशन करते हैं। उनके कंग्रेचुलेशन करने से रूपाली को इतना ज्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर विजय भरी मुस्कान लिए उन्हें थैंक यू कहती हैं। फिर रूपाली मुस्कुराते हुए वह मैगजीन को लेकर रेवा के पास जाती है और कहती है, रेवा रेवा मेरी तस्वीर इंडिया की बेस्ट फैशन मेडिसिन में आई है, क्या तुम मुझे कंग्रेचुलेट नहीं करना चाहती हो? देखो तो सही में इस तस्वीर में कितने खूबसूरत लग रही हूँ। रूपाली की बात सुन रेवा जो शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, वह एक नज़र रूपाली की तस्वीर को देखते हैं और उसे मैगजीन को बंद कर उसके फर्स्ट पेज पर छुपी हुई फोटो पर एक नज़र डालती है, फिर अपनी नज़रें उठाकर फिर से रूपाली को देखती हैं। रेवा रूपाली को इस तरह देख रही थी जैसे वह किसी बेवकूफ़ को देख रही हो, और ऐसा क्यों वह हमें आगे पता चलेगा। तभी रूपाली 2-3 कदम पीछे चली जाती है और अपने चेहरे पर उदासी लाते हुए कहती है, आई एम सॉरी रेवा अगर मैंने तुम्हें नाराज कर दिया हो। वो दरअसल अपनी फोटो मैगजीन में देखकर मैं थोड़ा एक्साइट हो गई थी, इसीलिए मुझे याद नहीं रहा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती।
तभी आकाश कहता है, जाने भी तो रूपाली, तुम्हें इसे अपनी तस्वीर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हर कोई इतना लकी नहीं होता कि उसकी फोटो फैशन मैगजीन में आ सके। आकाश की बात सुनकर रुद्राक्ष उसकी तरफ देखकर कहता है, आकाश तुम शायद भूल रहे हो कि रेवा की खुद की अपनी फैशन डिजाइनिंग कंपनी है। भले ही उसकी खुद की फोटो मैगजीन में नहीं आती, पर उसके बने बहुत सारी ड्रेस की फोटो इस मैगजीन में पहले भी कई बार छप चुकी है। रेवा के लिए ये सारी चीज कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वैशाली जी रुद्राक्ष और रेवा की तरफ देखकर कहती है, रुद्राक्ष रेवा, अगर तुम्हें मेरी बेटी की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही तो ना सही, लेकिन तुम इस तरह से उसके काम को नीचे नहीं दिखा सकते हो। वैशाली जी की बात सुनकर रुद्राक्ष कहता है, वैशाली आंटी, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। मैं तो बस आकाश की बात का जवाब दे रहा हूँ। उसी ने पहले रेवा को नीचा दिखाने की कोशिश की है। मैंने इन सब की शुरुआत नहीं की है। तभी रूपाली कहते हैं, जाने भी दीजिए मॉम, वह दोनों अभी छोटे हैं। रूपाली की बात सुनकर रेवा अपनी आइस रोल करती है और फिर से अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। तभी रूपाली अपना ब्रेकफास्ट करते हुए कहती है, दादी माँ, मैंने सोच लिया है कि मैं मॉडलिंग में और एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर रुक्मणी जी मुस्कुराकर कहती हैं, बेशक बेटा, तुम तो बहुत ही सुंदर हो और एक्टिंग में भी कितनी अच्छी हो। देखना एक दिन तुम जरूर बहुत ही बड़ी मॉडल और एक्टर बनोगी। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुन रेवा धीरे से किसी को सुनाई ना दे वैसे ही बोल देती है कि हाँ, वैसे भी एक्टिंग में आपकी प्यारी पोती का कोई जवाब नहीं है। अगर मेरे हाथ में होता तो पक्का मैं इसे एक्टिंग में ऑस्कर अवार्ड जरूर देती। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 99, अवनी को फ्लावर्स और गिफ्ट्स मिलना। आगे। रेवा की बात वहां बैठे किसी ने भी नहीं सुनी थी, लेकिन रुद्राक्ष और मही उसके पास ही बैठे थे, तो उन्होंने रेवा की बात सुन ली और उन दोनों के मुंह से एक साथ हंसी निकल गई। रुद्राक्ष तो धीरे से हंसा था, लेकिन मही की हंसी वहां बैठे हर कोई नोटिस कर लेता है। अपनी बात पर मही को इस तरह हंसता देखकर रुक्मणी जी गुस्से में कहती है, ए लड़की, मैंने जो कहा उसमें हंसने वाली कौन सी बात है। रुक्मणी जी का गुस्सा देखकर मही कुछ नहीं कहती और बस अपनी हंसी को रोककर अपना सर नीचे कर अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद प्रताप जी और महेंद्र जी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कुसुम जी भी मही को स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है। वहीं रुद्राक्ष, रेवा, आकाश और रूपाली भी कॉलेज के लिए चले जाते हैं। कॉलेज में रुद्राक्ष और रेवा कॉलेज आने के बाद सीधा अपने क्लास में चले जाते हैं। सोनल, काव्या और मेघा पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। अब तक आधे से भी ज्यादा स्टूडेंट क्लास में आ चुके होते हैं, लेकिन अवनी अब तक क्लास में नहीं आई होती है। रुद्राक्ष और रेवा को देखकर काव्या और मेघा तो सीधा रेवा को जाकर गले लगा लेती है और उससे जोर से चिल्लाते हुए कंग्रेचुलेशन कहती है। उन दोनों को इस तरह से खुद को गले लगाकर कंग्रेचुलेशन कहने की वजह रेवा अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वह भी मुस्कुराकर उन्हें थैंक यू कहती है। तभी पीछे से उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। वह कोई और नहीं बल्कि निधि होती है। निधि काव्या और मेघा से कहती है, काव्या, मेघा, तुम दोनों शायद गलत इंसान को कंग्रेचुलेशन कह रहे हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज सुनकर वह सब उस तरफ देखते हैं, तो वहां निधि, रूपाली और उनकी कुछ फ्रेंड्स खड़ी उन्हें ही देख रही थी। आज निधि के चेहरे पर एक अलग ही तरह का घमंड झलक रहा था। साथ ही रूपाली भी बहुत खुश नजर आ रही थी। तभी मेघा उनसे कहती है, मिस निधि वर्मा, हमें किसे कांग्रेचुलेट करना चाहिए और किसे नहीं, ये हमें आपसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए यही होगा कि आप अपने काम से कम रखें। उद्धरण चिन्ह। मेघा की बात सुनकर निधि को बहुत ही गुस्सा आता है। निधि कुछ बोलती उससे पहले ही काव्या निधि से कहती है, वैसे अगर हमें रेवा को कांग्रेचुलेट नहीं करना चाहिए तो तुम्हारे हिसाब से किस कांग्रेचुलेट करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। काव्या की बात सुनकर वहीं पर खड़ी रूपाली की एक फ्रेंड उन्हें कहती है, तुम लोगों को रूपाली और निधि को कंग्रेचुलेशन कहना चाहिए था, क्योंकि इंटरनेशनल फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन में निधि की मॉम की डिजाइनिंग कंपनी पूरे वर्ल्ड में 25 रैंक पर आई है और इंडिया में भी टॉप 10 में से एक है। और साथ ही रूपाली उनकी मेन मॉडल थी, इसीलिए आज उसकी फोटो इंडिया के नंबर 1 फैशन मैगजीन में पब्लिश हुई है। क्या तुम लोगों को यह नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। तभी रूपाली अपनी मीठी चाशनी जैसे आवाज में कहती है, ये सब कुछ कविता आंटी के एक्सीलेंट आउटफिट की वजह से हुआ है। उनकी डिजाइन ही इतनी अच्छी थी कि मेरी तस्वीर मैगजीन में तो आनी ही थी। तभी निधि कहती है, रूपाली, ये सब कुछ सिर्फ आउटफिट की वजह से नहीं है, बल्कि उस आउटफिट को पहनने वाले की खूबसूरती पर भी डिपेंड करता है।
तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे खूबसूरती की वजह से मेरी मॉम की बनाई हुई ड्रेस और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और इसी वजह से मेरे मॉम के डिजाइनिंग कंपनी ने इतने अच्छे स्कोर उसे कंपटीशन में हासिल कर पाए। उद्धरण चिन्ह। उन सब की बातें सुनकर मेघा अपनी आइस रोल करती है और उसे लड़की की तरफ देखकर कहती है, जया तुमने शायद उस मैगजीन में रूपाली ही की ही तस्वीर देखी है, इसीलिए उतना बोल रही हो। एक बार जाकर उस मैगजीन को फिर से अच्छे से देखो, खासकर उसका कवर पेज। उद्धरण चिन्ह। मेघा इतना बोल वहां से काव्य और रेवा के साथ अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। अब तक रुद्राक्ष अपनी हमेशा वाली लास्ट बेंच पर जाकर बैठ गया था। रेवा भी उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। वहीं काव्या, मेघा और सोनल उनके आगे की बेंच पर ही बैठे थे। अवनी अब तक नहीं आई थी, तो उन लोगों ने उसके लिए जगह छोड़ रखी थी। वही वो लड़की जिसका नाम जिया था, वह मेघा की बात सुनकर उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहती। तभी रूपाली उसे जिया से रूपाली कहती है, छोड़ो भी जिया, वैसे भी रेवा मेरी बहन ही तो है, अगर मेरी जगह सब उसे कांग्रेचुलेट करे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रूपाली की बात सुनकर क्लास में मौजूद स्टूडेंट उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वह कोई बेवकूफ हो। रूपाली को भी थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती। फिर निधि और रूपाली भी अपनी फ्रेंड्स के साथ जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है। तभी क्लास में एक लड़की उनकी तरफ से कर कहती है, रूपाली क्या तुम्हारी फोटो भी फैशन मैगजीन में पब्लिश हुई है? उद्धरण चिन्ह। उसे लड़की की बात सुन रूपाली दे मुस्कुरा कर अपना सर हमें हिला देती है। तभी निधि उस लड़की की तरफ देखकर कहती है, रूपाली फोटो भी फैशन मैगजीन में पब्लिश हुई है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? रूपाली के अलावा हमारे कॉलेज में इतना खूबसूरत और कौन है जिसकी फोटो फैशन मैगजीन में पब्लिश हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। निधि की बात सुन वह लड़की थोड़ा सा कंफ्यूजन में और जिसको के साथ रूपाली और निधि की तरफ देखती है। वह रूपाली और निधि से कुछ कहने वाली होती है कि उससे पहले ही क्लास में अवनी आ जाती है। अवनी को वहां आते ही काव्या और मेघा बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन वह दोनों अवनी के पास जाते उससे पहले ही क्लास में एक लड़का अवनी के पास जाकर उसे एक गुलाब का फूल देते हुए कहता है, कंग्रेचुलेशन अवनी, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? उद्धरण चिन्ह। उस लड़के की बात सुन पूरी क्लास शॉक में चली जाती है। वहीं अवनी तो कंफ्यूजन में उस लड़के की तरफ देखने लगती है। तभी वह लड़का अपनी के हाथों में गुलाब का फूल थमा देता है, तो अवनी तुरंत रिएक्ट करते हुए उसका फूल वापस उसे ही दे देती है और कहती है, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर अवनी उसके आगे से जाने लगती है। वही अवनी का जवाब सुनकर वह लड़का थोड़ा सा उदास हो जाता है। अवनी अपनी जगह पर जाती उससे पहले ही एक और लड़का उसके रास्ते में आता है और अवनी की तरफ एक गिफ्ट बढ़ते हुए कहता है, कंग्रेचुलेशन अवनी, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहोगी? उद्धरण चिन्ह। अवनी कुछ और कहता उससे पहले ही एक और लड़का उसके आगे गुलाब के फूलों का बुके लेकर खड़ा हो जाता है और वह वो बुके अवनी की तरफ बढ़ा देता है। वहीं कुछ और लड़के उसके पास आकर उसे कांग्रेचुलेट विश करने लगते हैं। किसी के हाथों में फूल थे तो किसी के पास गिफ्ट। ये सब कुछ देखकर अवनी बहुत ही कंफ्यूज हो रही थी। चैप्टर 100। रूपाली की खुशी हुई गायब। अवनी, वैभव और मोहित की फोटो फैशन मैगजीन के कवर पे। अब आगे। अवनी उन सबको भी कंफ्यूजन में देखती है और एक नज़र पूरे क्लास पर डालती है, तो सभी अवनी को ही देख रहे होते हैं। अवनी को थोड़ा सा अजीब लगता है और अपने मन में सोचती है, आज सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वही जो लड़के जो कल तक मेरे मोटे मोटे चश्मे और बैकग्राउंड की वजह से मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, वह आज मुझे फूल और गिफ्ट क्यों दे रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ अवनी को इतना अटेंशन मिलता देख रूपाली और निधि के तन बदन में आग लग जाती है। वहीं उनकी फ्रेंड जी अभी कंफ्यूज हो रही होती है। निधि और रूपाली के मन में यही बात चल रही होती है कि जो अटेंशन रूपाली को मिलनी चाहिए थी, वह अटेंशन सब अवनी को क्यों दे रहे हैं। रूपाली को तो अवनी से बहुत जलन होने लगती है, क्योंकि जब से अवनी ने अपना मेकओवर किया था तब से वह बहुत ही सुंदर दिखने लगी थी। अब पूरे कॉलेज में रेवा के बाद अवनी ही सबसे खूबसूरत लड़की थी और रूपाली को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वही अवनी उन लड़कों के किसी भी बात का जवाब नहीं देती और ना ही उनसे गिफ्ट्स और फ्लावर्स लेती है। वह उन सबके पास से होकर अपनी फ्रेंड्स के पास चली जाती है। उसके वहां आते ही काव्य सीधा उससे गले लगा लेती है और उसे कंग्रेचुलेशन विश करती है। उसका ऐसा करने से अपने फिर से कंफ्यूज हो जाती है। अवनी काव्य से पूछती है, आज सबको क्या हो गया है?
मैं जब से कॉलेज आई हूँ तब से कई लोगों ने मुझे कंग्रेचुलेशन कहा है। साथ ही कई लड़के तो मुझे गिफ्ट्स और फ्लावर्स भी दे रहे थे और मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए पूछ रहे थे। आखिर इन सबको आज हो क्या गया है? क्या इन्होंने कोई नशा वसा कर लिया है क्या? अवनी की ऐसी बात सुन काव्या, मेघा, सोनल, रेवा और रुद्राक्ष हंस देते हैं। वही अवनी उन सबको कंफ्यूजन में देख रही होती है। तभी मेघा अपनी बैग से एक मैगजीन निकालकर अवनी के हाथ में रख देती है। अवनी पहले तो मेघा की तरफ कंफ्यूजन में देखती है, फिर उसके नज़र मैगजीन के कवर पेज पर जाती है, जिसे देखकर अवनी की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती है और उसका मुंह भी खुल जाता है। तभी काव्या अवनी का मुंह बंद करते हुए कहती है, अपने मुंह को बंद कर दो वरना कोई मच्छर इसमें घुस जाएगा। उद्धरण चिन्ह। काव्या की बात सुनो अवनी तुरंत अपना मुंह बंद कर लेती है। फिर वह एक नज़र अपने फ्रेंड्स को देखती है, फिर अपने बाकी क्लासमेट को जो कब से उसे ही देख रहे थे, और फिर से हैरानी के साथ उस मैगजीन में कवर पेज को देखने लगती है। वह बार बार अपनी आंखों को खोल बंद कर रही थी। तभी सोनल अवनी से कहती है, तुम्हारे इस तरह आंखों को बंद कर खोलने से यह फोटो चेंज नहीं होने वाली। उद्धरण चिन्ह। कभी अपनी रेवा की तरफ देखकर कहती है, रेखा ये फोटो यहाँ कैसे? ये तो वही फोटो है ना जो तुम्हारे स्टूडियो में ली गई थी। अवनी की बात सुन रेवा हमें अपनाकर हिलाते हुए कहती है, हाँ यह वही फोटो है। उद्धरण चिन्ह। उसे मैगजीन के कवर पेज पर अवनी, मोहित और वैभव तीनों की फोटोज थी। इन फोटोज में अवनी, वैभव और मोहित ने रेवा के डिजाइन किए हुए वही आउटफिट पहन रखे थे जिसे पहनकर उन्होंने फोटोशूट करवाया था। इस फोटो में अवनी बेहद खूबसूरत लग रही थी, साथ ही वैभव और मोहित से बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। इन तीनों के साथ में फोटो बहुत ही अट्रैक्टिव थी और उन्होंने जो आउटफिट इन फोटोज में पहने थे वह भी उन तीनों की पर्सनैलिटी के ऊपर परफेक्टली मैच कर रहे थे। उस फोटो में वह तीनों सिबलिंग्स की तरह लग रहे थे, साथ ही उनके आउटफिट्स भी इसी तरह डिजाइन किए गए थे। अवनी ने तो ये कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि उसकी फोटो कभी किसी फैशन मैगजीन में आ सकती है। इन सब से अवनी तो थोड़ी देर के लिए शॉक में चली जाती है, लेकिन वह थोड़ी ही देर में खुद को नॉर्मल करके रेवा से पूछती है, लेकिन रेवा ये फोटो यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह। अवनी का सवाल सुन रेवा मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि हमारी डिजाइनिंग कंपनी ने इंटरनेशनल फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और उसे कंपटीशन में इन फोटोज में तुम लोगों ने जो आउटफिट्स पहने हैं वही डिजाइन सिलेक्ट हुए हैं और इसी वजह से यह फोटो इस फैशन मैगजीन के कवर पेज पर पब्लिश हुई है। उद्धरण चिन्ह। रेवा ने यह बात इतनी तेज कही थी कि उसकी आवाज क्लास में बैठी निधि, रूपाली और उसके फ्रेंड्स के कानों तक भी पहुंच जाए। वही रेवा की बात सुनकर निधि और रूपाली को भी बहुत ही हैरानी होती है। दरअसल रूपाली और निधि ने उससे मैगजीन के कवर पेज को अब तक देखा ही नहीं था। रूपाली को तो जब पता चला कि उसकी की फोटो फैशन मैगजीन में पब्लिश हुई है, इतना सुनते ही रूपाली तो खुशी से पागल हो गई और उसने भी मैगजीन के कवर पेज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। अपनी फोटो को इंडिया की बेस्ट फैशन मैगजीन में पब्लिश हुआ देखकर रूपाली ने सोचा था कि अब उसकी जो इमेज कॉलेज में खराब हुई थी वह थोड़ा सुधर जाएगी और उसे रेवा को नीचा दिखाने का एक और मौका मिल जाएगा। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा वक्त तक नहीं रही। रूपाली सोच रही थी कि जब वह कॉलेज जाएगी तब हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा होगा, लेकिन उसकी सोच से उल्टा हर कोई इस वक्त अवनी, वैभव, मोहित और रेवा की डिजाइनिंग कंपनी के बारे में बात कर रहा था। यही सब सोते हुए रूपाली के मन में रेवा के लिए और भी ज्यादा नफरत पड़ने लगती है। तभी जिया उन लोगों के पास आ जाती है और अवनी के हाथ में पकड़ी मैगजीन के कवर पेज पर पब्लिश हुई तस्वीर को ध्यान से देखने लगती है। फिर जिया अवनी की तरफ हैरानी से देखते हुए कहती है, तुम्हारी फोटो इस मैगजीन में कैसे आ सकती है? और तुमने मॉडलिंग करना कब से स्टार्ट किया? जहां तक मुझे पता है तुम तो एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हो। तुम्हारे इतने अच्छे कॉन्टैक्ट नहीं हो सकते जो तुम रातों रात इतनी फेमस मॉडल बन जाओ कि तुम्हारी तस्वीर इंडिया की नंबर 1 फैशन मैगजीन के कवर पेज पर पब्लिश हो जाए। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 101 अनटाइटल्ड चैप्टर। आगे। जिया की बात सुन रेवा जो उसके बगल में ही बैठी थी वह जिया के हाथ पर अपनी उंगली से टेप करती है और जिया का ध्यान अपनी तरफ खींचकर कहती है, मिस जिया आप शायद भूल रही हैं कि मैं कृष्ण कला डिजाइनिंग कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ और हमारी कंपनी ने भी इंटरनेशनल फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जिसमें हमारे फीमेल मॉडल अवनी थी। वही मेल मॉडल के तौर पर वैभव भाई और मोहित भाई थे और हमारे डिजाइनिंग कंपनी ने उस कंपटीशन में जीत हासिल की है।
इसीलिए हमारी कंपनी के डिजाइन्स को इस फैशन मैगजीन के कवर पेज पर पब्लिश किए गए हैं। और जबकि अवनी, वैभव भाई और मोहित भाई हमारे मॉडल है, तो उनकी फोटोज भी इस मैगजीन के कवर पेज पर आएगी, ये तो जाहिर सी बात है। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुनकर निधि वहां आ जाती है और गुस्से में कहती है, रेवा तुम इस तरह से सबके सामने झूठ कैसे बोल सकती हो? जिस इंटरनेशनल फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन की बात कर रहे हो, उसे कंपटीशन में तुम्हारी कंपनी तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाई होगी, तो तुम्हारी कंपनी उसमें फर्स्ट कैसे आ सकती है? जरूर तुम्हें पहले ही पता चल गया होगा कि आज रूपाली की फोटो इस मैगजीन में आने वाली है, इसलिए तुमने अपने पैसे खर्च करवा कर इस मैगजीन के एक कवर पेज पर अपनी कंपनी के डिजाइन्स को पब्लिश करवाया है, ताकि तुम रूपाली को नीचा दिखा सको। उद्धरण चिन्ह। निधि की बात सुनकर रेवा उससे कहती है, मिस निधि वर्मा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह फैशन मैगजीन इंडिया की नंबर 1 फैशन मैगजीन है। इसके अंदर कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से कुछ भी पब्लिश नहीं करवा सकती, चाहे उसके लिए कोई कितने ही पैसे क्यों ना खर्च कर दे। इस मैगजीन में वही पब्लिश होता है जो यह मैगजीन वाले पब्लिश करना चाहते हो, और एक फैशन डिजाइनर की बेटी होने के नाते आपको यह अच्छे से पता होगा। उद्धरण चिन्ह। फिर रेवा थोड़ा रुककर निधि की तरह मुस्कुराकर देखते हुए कहती है, वैसे मिस निधि वर्मा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी डिजाइनिंग कंपनी इंटरनेशनल फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई होगी? उद्धरण चिन्ह। तभी गुस्से में निधि के मुंह से निकल जाता है, क्योंकि तुम्हारी कंपनी जिस डिजाइन्स के साथ उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली थी, उन डिजाइन्स के फोटोशूट को तो मेरी मॉम ने और राज भाई ने मिलकर रुकवा दिया था। इतना बोलते ही निधि चुप हो जाती है। उसे तुरंत अंदाजा हो गया था कि उसने गुस्से में अभी क्या कह दिया है। निधि की बात सुनकर रेवा के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर वह मुस्कुराते हुए निधि से कहती है, क्या बात है मिस निधि वर्मा, आप तो खुद ही अपनी मां के खिलाफ गवाही दे रही है। अब इसके लिए भी मुझे ही दोष मत दीजिएगा कि यह सब मेरी वजह से हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। फिर रेवा निधि से कहती है, वैसे आपने सही कहा, आपके माँ और आपके भाई ने मिलकर उस दिन फोटोशूट को तो रोक दिया था, लेकिन आपको यह नहीं पता कि हमने उसी दिन फोटोशूट कंप्लीट कर दिया। आपकी माँ ने और राज भाई ने बड़े ही चालाकी से हमारे मॉडल को वापस बुला लिया था, लेकिन मैंने एन मौके पर अपने मॉडल ही चेंज कर दिए, जिससे वह फोटोशूट ही कंप्लीट हो गया, और हमने अपने डिजाइन्स के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट पर कर लिया, और अब उसे कंपटीशन का रिजल्ट तो तुम्हारे सामने ही है। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुनकर निधि को बहुत गुस्सा आने लगता है। वह गुस्से में कुछ कहती उससे पहले ही जिया निधि को लेकर अपनी जगह चली जाती है। नीति भी वहां आकर से रूपाली के पास जाकर बैठ जाती है। इस वक्त रूपाली अपना सर नीचे करके बैठे हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह दुखी हो, लेकिन असल में तो रूपाली को रेवा और अवनी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, और गुस्से में इस वक्त रूपाली का चेहरा काला पड़ गया था, इसलिए वह अपना चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। थोड़ी ही देर में क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं और वह अपना फर्स्ट लेक्चर लेकर चले जाते हैं। देखते ही देखते उनके 2 लेक्चर और निकल जाते हैं। अब तक क्लास का माहौल थोड़ा नॉर्मल हो गया था, और रूपाली और निधि का गुस्सा भी थोड़ा सा कम हो गया था। तभी लंच ब्रेक होता है, सभी स्टूडेंट उठकर क्लास से बाहर चले जाते हैं। कॉलेज कैंटीन में आज कैंटीन का माहौल कुछ अलग ही लग रहा था। अर्थ, चिराग, वैभव और मोहित हमेशा की तरह अपनी टेबल पर बैठकर रुद्राक्ष, रेवा, सोनल, काव्या, अवनी और मेघा का वेट कर रहे थे। इस वक्त उनके टेबल पर खाने पीने की चीजों से ज्यादा फ्लावर बुके, गिफ्ट्स और चॉकलेट्स रखी हुई थी। ये सब चीजें वैभव और मोहित को आज कॉलेज आने के बाद मिली थी। रुद्राक्ष, रेवा, सोनल, काव्या, अवनी और मेघा सब के साथ आकर टेबल पर बैठ जाता है। वह सब टेबल पर रखी फ्लावर्स और चॉकलेट को देखकर हैरान थे। सबसे पहले रुद्राक्ष कहता है, वैसे भाई इतने सारे फ्लावर्स, गिफ्ट्स और यह चॉकलेट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुनकर वैभव रेवा की तरफ देखकर कहता है, ये सारी मेहरबानी हमारी इस बहन की है। उसकी बात सुन रेवा कहती है, मैंने क्या किया है भाई, जो आप इतनी सारे गिफ्ट मिलने का क्रेडिट मुझे दे रहे हैं? तभी अर्थ कहता है, कम ऑन रेवा, अब इतनी भोली भी मत बनो, तुम्हें सब कुछ पता है कि तुमने क्या किया है। अर्थ की बात सुनकर रेवा और बाकी सब हंस देते हैं। तभी चिराग अवनी की तरफ देखकर मजाक में कहता है, वैसे अवनी, क्या तुम्हें आज कोई गिफ्ट नहीं मिला? चिराग की बात सुनकर काव्या कहती है, इसे तो सिर्फ गिफ्ट्स, फ्लावर्स और चॉकलेट्स ही नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड बनने के और फ्रेंडशिप के बहुत सारे ऑफर्स भी मिले हैं। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 102 रुद्राक्ष और रेवा पर हुआ हमला। आगे
काव्या की बात सुनकर अर्थ की तो सांसें ही थम जाती है। तभी काव्य कहती है, लेकिन इस बेवकूफ ने सभी को रिजेक्ट कर दिया। काव्य की पूरी बात सुन अर्थ की जान में जान वापस आती है, वरना उस तो लग रहा था कि अब शायद उसे सिंगल ही रहना पड़ेगा। वे सभी अपना लंच करते हुए यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। तभी मेघा कहती है, यार आज तो पूरे कैंपस में सिर्फ दो ही बातें चल रही है। एक तो हमारे अवनी वैभव और मोहित के फैशन मशीन में फ्रंट कवर पेज पर फोटो आने की बात, और दूसरी की हमारे कॉलेज में एक नई प्रोफेसर आई है। उद्धरण चिन्ह। तभी काव्य रहती है, मैंने तो सुना है कि वह बहुत ही यंग और टैलेंटेड है। इतना ही नहीं, वह हमारे कॉलेज में आने से पहले इंडिया के नंबर 1 कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब करती थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उनका ट्रांसफर हमारे इस कॉलेज में हो गया। उद्धरण चिन्ह। मेघा और काव्या की बात सुनकर रुद्राक्ष थोड़ा शर्मा जाता है, लेकिन ये बात रेवा के अलावा कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। वहीं मेघा और काव्या की बात सुनकर चिराग कहता है, ये सब तो पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वह प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। चिराग की बात सुनकर रुद्राक्ष का तो मुंह ही बन जाता है। तभी रेवा अपनी एक आईब्रो उठाते हुए चिराग से पूछती है, अच्छा, और आप इतना यकीन से कैसे कह सकते ही कि वह नई प्रोफेसर बहुत ही ब्यूटीफुल है। उद्धरण चिन्ह। तभी अर्थ चिराग के सर पर टकली मारते हुए कहता है, क्योंकि आज उनका हमारे क्लास में फर्स्ट लेक्चर था और इन भाई साहब का ध्यान पढ़ाई में काम और उनकी ब्यूटी में ज्यादा था। उद्धरण चिन्ह। तभी चिराग फिर से कहता है, हाँ तो इसमें गलत ही क्या है। अब अगर प्रोफेसर इतनी ब्यूटीफुल हो तो किसका ध्यान पढ़ाई में लगेगा। और मैंने तो सोच लिया है कि अगर मुझे मौका मिला ना तो पक्का मैं उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज करूंगा। उद्धरण चिन्ह। पहले तो मेघा की बात सुनकर वहां बैठा रुद्राक्ष जो मन ही मन खुश हो रहा था, वही चिराग की बात सुनकर रुद्राक्ष चिढ़ जाता है। फिर रुद्राक्ष चिराग से कहता है, चिराग सपने देखना बंद करो। हो सकता है प्रोफेसर भाव्या का पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड हो। रुद्राक्ष की बातों में जलन साफ नजर आ रही थी। रुद्राक्ष को इतना चिढ़ता हुआ देख रेवा मन ही मन मुस्कुराने लगती है। वही रुद्राक्ष की बात सुनकर अर्थ कहता है, रुद्राक्ष तुम तो चिराग से ऐसे चिढ़ रहे हो जैसे वह प्रोफेसर तुम्हारी ही गर्लफ्रेंड हो। जरा एक मिनट रुको, तुम्हें प्रोफेसर का नाम कैसे पता। उद्धरण चिन्ह। अर्थ की बात सुनकर रुद्राक्ष थोड़ा हड़बड़ा जाता है और कहता है, अर्थ भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हो। मैं तो अभी बच्चा हूँ, मेरी इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड कहाँ से हो सकती है। और रही बात उनके नाम की, तो उनका नाम मैंने भी किसी स्टूडेंट के मुंह से ही सुना था। इतना बोलकर रुद्राक्ष चुप हो जाता है और अपना सैंडविच खाने लगता है। वही अपने भाई की ऐसी हालत देखकर रेवा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। तभी सोनल कहती है, एनीवेज फ्रेंड्स, अब जो भी हो, हम तो प्रोफेसर भव्या को कल ही देख पाएंगे, क्योंकि आज तो उनका हमारी क्लास में कोई भी लेक्चर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वह लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी लंच ब्रेक खत्म होने की बेल बज जाती है। बेल बजाती है, सभी स्टूडेंट्स अपने अपने क्लासेस में जाने लगते हैं। वह सब अपने कॉलेज कंप्लीट कर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह रुद्राक्ष और रेवा हमेशा की तरह रुद्राक्ष और रेवा अपना ब्रेकफास्ट कर अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। हमेशा की तरह आज भी उन्हें रावत फैमिली का ड्राइवर कॉलेज छोड़ने जाता है। कार में रुद्राक्ष अपनी आंखें बंद कर सो रहा होता है, वही रेवा लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है। तभी ड्राइवर अचानक से कार रोक देता है। कार के अचानक रुकते ही रुद्राक्ष और रेवा को हल्का सा झटका लगता है। रेवा ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ काका, अपने कार अचानक से क्यों रोक दी। रेवा की बात सुनकर ड्राइवर सामने की तरफ देखकर घबराते हुए कहता है, वह रेवा बिटिया, आगे कुछ लोग हाथों में हथियार किए खड़े हैं। ड्राइवर की बात सुनकर रेवा भी सामने की तरफ देखती है तो उसे कुछ 5 से 6 गुंडे टाइप के लोग नजर आते हैं, जिन्होंने हाथों में हॉकी स्टिक, लोहे की रोड जैसी चीज पड़ी हुई थी। उन सब को देखकर ड्राइवर के तो पसीने छूटने लगते हैं। वही रुद्राक्ष पर अपनी आंखें खोलकर उन लोगों को देखता है। उन सब को देखकर रुद्राक्ष और रेवा के होठों पर स्माइल आ जाती है। उन्हें देख रुद्राक्ष कुछ भी नहीं बोलता और अपनी आंखें फिर से बंद कर पहले की तरह सीट पर पीछे की तरफ अपना सर टिका के लेट जाता है। वहीं रेवा भी अपनी आइस रोल कर देती है। वहीं उन दोनों का ऐसा बेपरवाही भरा रिएक्शन देखकर ड्राइवर को और भी घबराहट होने लगती है, लेकिन वह तुरंत ही गाड़ी को रिवर्स गियर में डालकर पीछे की तरफ जाने नहीं लगता है। वह गाड़ी को और पीछे लेता उससे पहले ही एक कार उनके पीछे आकर खड़ी हो जाते हैं और उनका पूरा रास्ता रोक लेती है। अब रुद्राक्ष और रीवा की कार ना ही तो आगे जा सकती थी और ना ही पीछे। तभी वह गुंडे जैसे लोग चलकर कार के सामने आकर खड़े हो जाते हैं।
उन सबको कार के सामने खड़ा देख ड्राइवर घबराते हुए कहता है, रेवा बिटिया, रुद्राक्ष बाबा, कुछ भी हो जाए आप दोनों गाड़ी से बिल्कुल भी मत निकलना। और आप लोग बिल्कुल भी मत घबराना, मैं अभी मलिक को फोन करके ये सब कुछ बताता हूँ। वह जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। इतना बोल वह अपना फोन निकालकर प्रताप जी को कॉल करने लगता है। तभी रुद्राक्ष अपनी आंखें खोल सामने की तरफ देखता है, जहां हाथों में हथियार लिए उन्हें ही घूर रहे थे। तभी उन गुंडों में से एक आदमी आगे आते हुए कहता है, अगर तुम सबको अपनी अपनी जान प्यारी है तो अभी के अभी गाड़ी से बाहर निकालो। उस आदमी की बात सुनने के बाद तो ड्राइवर और भी ज्यादा घबरा जाता है। तभी रुद्राक्ष रेवा से कहता है, गुड़िया आज थोड़ा सा थक गया हूँ, इसलिए आराम करना चाहता हूँ। क्या तुम इन लोगों को अकेले ही संभाल लोगी? उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 103 रुद्राक्ष और रेवा पर हमला होना। आगे रुद्राक्ष की बात सुनकर रेवा अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर कहती है, ठीक है भाई, आप आराम करो, मैं इन लोगों को अकेले ही संभाल लूंगी। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं किसी की धुलाई किए हुए, इन्हीं के बहाने मेरे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रेवा कार से बाहर निकल जाती है। वहीं ड्राइवर रुद्राक्ष और रेवा की एक बात सुनकर और रेवा को कार से बाहर जाता देख घबरा जाता है। तभी उनकी नजर बेडशीट पर जाती है, जहां रुद्राक्ष आंखें बंद करके लेटा हुआ था। रुद्राक्ष को इतना निश्चिंत होकर सोया हुआ देखकर वह कहता है, रुद्राक्ष बाबा, यह आपने क्या किया? आपने रेवा बिटिया को बाहर क्यों जाने दिया? इतना बोलकर ड्राइवर भी रेवा के पीछे बाहर जाने लगता है। तो रुद्राक्ष उन्हें रोककर कहता है, रिलैक्स बिरजू काका, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, रेवा उन लोगों को आसानी से संभाल सकती है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुनकर ड्राइवर को आश्चर्य होता है, लेकिन फिर भी वह डर रहा था। तभी उनका कॉल भी कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही सामने से फोन रिसीव होता है, वह तुरंत बोलता है, हेलो बड़े मालिक, मैं आपका ड्राइवर बिरजू बोल रहा हूँ। ड्राइवर की बात सुन सामने से फोन से आवाज आती है, मैं विवेक बोल रहा हूँ बिरजू। उद्धरण चिन्ह। विवेक प्रताप रावत का पर्सनल असिस्टेंट और सेक्रेटरी होता है। प्रताप जी के एब्सेंस में सारे कामकाज वही संभाला करता है। साथ ही वह प्रताप जी के फ्रेंड की तरह ही होता है। विवेक की बात सुनकर ड्राइवर घबराते हुए कहता है, विवेक सर, बड़े मालिक कहाँ है? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। बिरजू की डरी हुई आवाज सुनकर विवेक को भी थोड़ी बेचैनी सी होती है और वह कहता है, इस वक्त प्रताप सर जरूरी मीटिंग में है। बात क्या है, मुझे बताओ। तो बिरजू डरते हुए कहता है, विवेक सर, हम रुद्राक्ष बाबा और रेवा बिटिया को कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ रास्ते में कुछ गुंडों ने हमारा रास्ता रोक लिया है और रेवा बिटिया कार से बाहर उनसे बात करने के लिए भी निकल गई है। आप जल्दी से किसी को यहाँ भेजिए, हम बाहर जाकर रेवा बिटिया को फिर से कार में ले आते हैं। इतना बोलकर बिरजू कॉल कट कर देता है और गाड़ी के बाहर निकल जाता है। रुद्राक्ष अभी भी गाड़ी की बैक सीट पर आंखें बंद करके लेटा हुआ ही था। दूसरी तरफ रावत कॉर्पोरेशन में बिरजू की बात सुनकर विवेक बहुत ही घबरा जाता है और वह तुरंत दौड़ते हुए मीटिंग रूम की तरफ जाने लगता है। वह मीटिंग रूम में जाते हुए रास्ते में किसी को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे देता है। मीटिंग रूम के बाहर पहुंचकर वह बिना नोक किया सीधा मीटिंग रूम में एंटर हो जाता है। किसी को अचानक से चालू मीटिंग में बिना नोक किए अंदर आया हुआ देखकर प्रताप जी को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में दरवाजे की तरफ देखकर कहते हैं, विवेक, क्या तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार नहीं है जो इस तरह से बीच मीटिंग में आ गए? उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी के गुस्से को देख विवेक हड़बड़ाते हुए कहता है, सॉरी सर, लेकिन बात हद से ज्यादा जरूरी है। विवेक को इतना टेंशन में देखकर प्रताप जी भी समझ जाते हैं कि बात जरूर कोई इंपॉर्टेंट होगी, वरना विवेक कभी के बीच मीटिंग में नहीं आता। इससे पहले कि प्रताप जी कुछ कहते, विवेक उनके पास आकर कहता है, सर, वह बिरजू का कॉल आया था। उसने कहा कि वह रुद्राक्ष सर और रेवा मैडम को कॉलेज ड्रॉप करने जा रहा था, तब उनके ऊपर किसी ने हमला किया है और बिरजू ने यह भी कहा है कि रेवा अकेले ही उन सब गुंडों से बात करने के लिए कार से बाहर निकल गई है। उद्धरण चिन्ह। विवेक की बात सुनकर प्रताप जी भी घबरा जाते हैं और विवेक से कहते हैं, तो तुम मेरा मुंह देख रहे हो? अभी के अभी सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करो और उनकी सेफ्टी के लिए भेजो। उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी की बात सुनकर विवेक कहता है, मैंने सिक्योरिटी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है और उनकी कार के लोकेशन को ट्रैक कर उनके पास उन्हें भेज दिया है। बोलो, बस कुछ ही वक्त में रुद्राक्ष और रीवा के पास पहुंच जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। विवेक की बात सुन प्रताप जी मीटिंग रूम में बैठे लोगों की तरफ देखकर कहता है, सॉरी एवरीवन, आज की मीटिंग यही पोस्टपोन होती है।
हम इसे बाद में रीशेड्यूल कर देंगे और आपको उसका टाइमिंग बता देंगे। इतना कहकर प्रताप जी विवेक के साथ मीटिंग रूम से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ रोड पर रेवा कार से बाहर निकाल उन गुंडों के सामने खड़े हो जाते हैं। गाड़ी से बाहर आते ही रीवा के एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाते हैं। वही उसके चेहरे पर इस वक्त डर का नामोनिशान नहीं होता है। वही रेवा को अकेले बाहर आता हुआ देखकर उन गुंडों में से एक गुंडा अपने लीडर की तरफ देखकर कहता है, भाई अपन को तो 2 लोगों को मारने की सुपारी मिली थी, लेकिन गाड़ी से तो खाली ये लड़की ही बाहर आई है। उस आदमी की बात सुनकर उसका लीडर कहता है, अरे बेवकूफ धक्कन, दूसरा लड़का गाड़ी में होगा ना, उसे दरवाजा खोलकर बाहर निकालो। उद्धरण चिन्ह। तभी रेवा उन गुंडों के लीडर की तरफ देखकर कहती है, कौन हो तुम लोग और तुम लोगों ने हमारा रास्ता क्यों रखा हुआ है? देखो हमें अपने कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है, तो प्लीज आप लोग हमारा रास्ता छोड़ दीजिए। उद्धरण चिन्ह। रेवा ने यह बात बहुत ही मासूमियत से कही थी। उसकी मासूमियत देखकर एक आदमी अपने लीडर को कहता है, भाई ये बच्ची तो कितनी मासूम है, क्या हमें सच में इस बच्ची को मारना होगा? इसे देखकर इसको करने का जी नहीं कर रहा। उद्धरण चिन्ह। अपने आदमी की बात सुन उनका लीडर गुस्से में उनकी तरफ देखकर कहता है, तुमको पैसे इसकी मासूमियत देखने के नहीं मिले हैं, इसे मारने के मिले हैं। अपने जज्बातों पर काबू रखो और अपना काम पूरा करो। उद्धरण चिन्ह। तभी रीवा थोड़ी सख्त आवाज में उनकी तरफ देखकर कहती है, मैंने कहा ना हमारा रास्ता छोड़ दो, हमें कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। अगर अपने 2 मिनट में हमारा रास्ता नहीं छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाद में कहना मत कि मैं पहले वो नहीं किया था। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुनकर वो गुंडे एक पल के लिए थोड़ा चौंक जाते हैं, लेकिन फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी इनमें से एक आदमी आगे आते हुए कहता है, अरे बच्ची, तुम क्या हम लोगों को धमकी दे रही हो? तुम्हें पता भी है हम कौन हैं? उस आदमी की बात सुनकर रेवा कहती है, नहीं, मैं नहीं जानती कि तुम लोग कौन हो और ना ही मैं ये जानना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। तभी ड्राइवर बिरजू बाहर आकर रेवा के पास आता है और कहता है, रेवा बिटिया, आप ये क्या कर रही है? आप प्लीज गाड़ी में आकर बैठ जाए। मैंने मलिक को फोन करके यहाँ के हालात के बारे में बता दिया है, वह कुछ ही वक्त में हमारी मदद के लिए यहाँ किसी को भेज देंगे। उद्धरण चिन्ह। बिरजू की बात कह रहा था कि तभी उनमें से एक आदमी रेवा और बिरजू के पास आकर उसे डराने के लिए कहता है, अबे ओ ड्राइवर, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो गाड़ी और इन बच्चों को छोड़कर यहाँ से निकल जा, वरना इन दोनों के साथ आज मुझे भी एक यहीं पर अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 104। रेवा ने की गुंडों की पिटाई। उस गुंडे की धमकी सुनकर बिरजू एक बार के लिए तो घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वह रेवा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तुम लोगों की धमकी से नहीं डरने वाला, चुपचाप हमारा रास्ता छोड़ दो तो तुम सब के लिए अच्छा होगा। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि तुमने किसके गाड़ी को रोका है। उद्धरण चिन्ह। बिरजू की बात सुनकर गुंडे फिर से हंसने लगते हैं। तभी बिरजू अपने सामने खड़े गुंडे को एक मुक्का मार देता है। रावत फैमिली का ड्राइवर होने के नाते उससे थोड़ी बहुत सेल्फ डिफेंस आती थी, इसलिए वो 2-3 गुंडों को तो आराम से संभाल सकता था, लेकिन यहाँ पर कम से कम 8 से 10 गुंडे थे, जिन्हें संभालना उसके अकेले के बस की बात नहीं थी। तभी एक आदमी उसके ऊपर पीछे से हमला करने जा रहा था। ये देख रेवा बीच में आ जाती है और उस आदमी को एक जोर की लात उसके पेट पर मरती है। रेवा की लत पड़ते ही वह आदमी उछलकर 5 फीट दूर जाकर गिरता है और अपने पेट पकड़ के बैठ जाता है। उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है और वह वहीं जमीन पर बेहोश हो जाता है। रेवा की ताकत देखकर वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं, यहां तक कि बिरजू भी। इसी मौके का फायदा उठाकर एक आदमी बिरजू के माथे के पीछे डंडे से मारता है, तो बिरजू वहीं बेहोश हो जाता है। फिर उन गुंडों का लीडर रेवा की तरफ इशारा करके कहता है, इस लड़की को पकड़ लो, और उसकी नजर कर में सो रहे हैं रुद्राक्ष पर जाती है। तो वह रुद्राक्ष की तरह इशारा करके कहता है, गाड़ी में सो रहे उसके भाई को भी बाहर निकालो और दोनों भाई बहन को एक साथ खत्म कर दो। उद्धरण चिन्ह। अपने लीडर की बात सुन कुछ लोग रेवा को पकड़ने के लिए जाते हैं और उनमें से 2 लोग रुद्राक्ष की तरफ जाने लगते हैं। तो रेवा कहती है, मेरे भाई को उठाने से पहले मुझसे तो निपटा लो। इतना बोलकर रेवा हवा की रफ्तार से उन 2 गुंडों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, जो रुद्राक्ष की तरफ बढ़ रहे थे। रेवा उनके सामने इतनी तेजी से आ गई थी कि उन्हें एक बार के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि कोई लड़की इतनी तेज भी हो सकती है। तभी उन गुंडों का लीडर गुस्से में कहता है, देख क्या रहे हो, खत्म करो इस लड़की को।
उद्धरण चिन्ह। अपने लीडर की बात सुनकर रेवा के सामने खड़ा एक आदमी रेवा के ऊपर पांच करने जा रहा था। तो रेवा उसके पांच को अपने हाथ से ब्लॉक कर देते हैं और अपनी मुट्ठी बनाकर उस आदमी के सीने पर मरती है। रेवा की मार से किसी की हड्डी टूटने की आवाज सुनाई देती है और उस आदमी की पसलियां टूट जाते हैं। वह आदमी जमीन पर अपना सीना पकड़े गिर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर दूसरा आदमी थोड़ा सा डर जाता है। वो अपने हाथ में पकड़े डंडे को लेकर रेवा की तरफ उस पर हमला के लिए जाता है। तो रेवा उसके डंडे को रोक लेती है और अपना एक पैर उठाकर उसके पैरों के बीच में मरती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है और अपने हाथों को पैरों के बीच दबाकर दर्द से कराहने लगता है। अपने साथियों के ऐसी हालत देखकर बाकी लोगों को भी गुस्सा आता है और वह गुंडों का लीडर गुस्से में चिल्ला कर कहता है, देख क्या रहे हो, एक साथ उस पर वार करो। अपने लीडर की बात सुनकर वो सभी एक साथ रेवा की तरफ भागते हुए आते हैं और रेवा पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर भी रेवा बिल्कुल भी नहीं डरती और एक एक कर उन गुंडों को नीचे गिरना शुरू करती है। रेवा किसी के हाथ तोड़ रही थी तो किसी के पैर, तो वही किसी के पसलियां तोड़ रही थी। कुछ ही देर में सभी गुंडे जमीन पर आधे मरे पड़े थे। अब सिर्फ उन गुंडों का लीडर ही वहां सही सलामत खड़ा था। इस वक्त रेवा उन लोगों को काली माता का कोई अवतार लग रही थी। उसका ऑरा बहुत ही डार्क हो गया था और वह इस वक्त गुस्से में उन गुंडों के लीडर को ही देख रही थी। वह धीरे कदमों से उन गुंडों के लीडर की तरफ जाने लगती है। तभी गुंडों का लीडर डर के मारे अपने घुटनों पर बैठ जाता है और रेवा के सामने अपने हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज मुझे मत मारना, बस इस बार के लिए मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर रेवा गुस्से में कहती है, अगर तुमने मुझे ये बता दिया कि तुम्हें मुझे और मेरे भाई को मारने के लिए किसने पैसे दिए थे, तो शायद मैं तुम्हें यहां से जाने दूं। रेवा की बात सुनकर वह लीडर नामे अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हमें नहीं पता कि हमें आपको मारने के लिए किसने कहा था। उसे लीडर को झूठ बोलता देख रेवा गुस्से में लीडर के चेहरे पर एक पंच मार देती है, जिससे वह लीडर के दो दांत टूटकर बाहर आ जाते हैं। रेवा के हाथों की मार पड़ते ही वह लीडर तोते की तरह बोलने लगता है, हमें बस एक फोन कॉल आया था और हमें कहा था कि अगर हम तुम्हें और तुम्हारे भाई को मार डालेंगे तो वह लोग हमें 5 करोड़ रुपए देंगे। प्लीज हमें जाने दीजिए, वैसे भी ये हमारा पहला सुपारी का फेस है। हम तो बस छोटे मोटे गुंडे हैं जो अपने इलाके में चोरी चकारी और हफ्ता वसूली किया करते हैं। प्लीज हम लोगों को छोड़ दो। इतना बोल वह रेवा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तभी वहां पर कुछ कार आकर रुकती है। उनके ऊपर एक स्पेशल सिंबल लगा था जो रावत फैमिली का था। उसे पता चल जाता था कि यह रावत फैमिली के सिक्योरिटी टीम की कार थी। तभी इनमें से एक हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर टाइप आदमी निकलता है। उसी के साथ कार से कई सारे बॉडीगार्ड भी निकालते हैं। वह लोग बहुत ही जोश में कार से बाहर निकले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने आसपास आधे मरे पड़े गुंडों को देखा, वो लोग एक बार के लिए तो हैरान ही रह जाते हैं। फिर उन बॉडीगार्ड के लीडर ने आसपास अपनी नजर घुमाता है और उसकी नजर रेवा पर चली जाती है, जिसके आगे उन गुंडों का लीडर गिड़गिड़ा रहा था। वो तुरंत रेवा के सामने अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। चैप्टर 105 अनटाइटल्ड चैप्टर। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं इतने दिनों से एक भी चैप्टर अपलोड नहीं कर पाए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मुझे मेहंदी के बैक टू बैक ऑर्डर आ रहे थे और मैं उसी में बिजी हो गई थी और इसलिए मुझे चैप्टर लिखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था। पर मुझे अभी टाइम मिला है, इसलिए मैं ये चैप्टर अपलोड कर पा रही हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आगे डेली चैप्टर अपलोड कर सकूं। राघव रेवा के पास आकर कहता है, मिस मेरा नाम राघव है, मुझे आपकी सिक्योरिटी के लिए भेजा गया है, क्या आप ठीक तो है? उद्धरण चिन्ह। रेवा राघव को देखते ही पहचान गई थी। राघव मिस्टर रावत का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होता है और रुद्राक्ष और रेवा के पिछले जन्म में राघव की मौत उन दोनों को प्रोटेक्ट करते हुए ही गई थी। जब रेवा को राघव की मौत की याद आती है तो उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल ही रखते हैं। राघव की बात सुन रेवा अपने हाथों को फोल्ड कर उसकी ओर देखकर कहती है, आपको क्या लगता है मैं ठीक हूं या नहीं? उद्धरण चिन्ह। रेवा का सवाल सुन राघव एक नजर वहां पड़े गुंडों को देखा है, फिर अपने चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव लाते हुए कहता है, आई एम सॉरी मिस, हमारे देर से आने के लिए, लेकिन हमें लगा नहीं था कि आप और रुद्राक्ष सर इन सभी को हमारे आने से पहले ही इतनी बुरी तरीके से पीट देंगे। उद्धरण चिन्ह।
उसकी बात सुनकर रेवा थोड़ा सा नाराजगी जताते हुए कार में सो रहे रुद्राक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहती है, राघव भाव उधर देखिए, आपके रुद्राक्ष सर तो घोड़े गधे बेचकर आराम से सो रहे हैं। इन सबको सिर्फ अकेले मैंने ही पीटा है। आप मेरी मेहनत का क्रेडिट उन्हें बिल्कुल मत देना। उद्धरण चिन्ह। रेवा बच्चों की तरह रुद्राक्ष की शिकायत करते हुए ये बोलती है। तो ये सुन राघव के हमेशा सीरियस रहने वाले चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन राघव जल्दी ही फिर से सीरियस चेहरे के साथ खड़ा हो जाता है और कहता है, जी मैडम, मैं आपका क्रेडिट रुद्राक्ष सर को बिल्कुल भी नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। फिर रेवा उस गुंडों के लीडर की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें जिस नंबर से वह फोन आया था, क्या वह नंबर अभी भी तुम्हारे पास है? रेवा की बात सुनकर वह गुंडा डर से हाँ में अपना सर हिलाने लगता है। उस गुंडे की ऐसी हालत देखकर रेवा उससे कहती है, मुझे अभी के अभी वह नंबर दो। रेवा की बात सुनकर वह गुंडा जल्दी से अपना फोन ढूंढता है और उसमें से वह नंबर निकालकर रेवा को दिखता है। उद्धरण चिन्ह। रेवा उस नंबर को एक बार के लिए देखती है और फिर रेवा उसे गुंडे के हाथ से फोन ले लेती है। फिर राघव से कहती है, कार में मेरा फोन रखा है, क्या आप वो ले आएंगे? उसकी बात सुनकर राघव कार के अंदर से रेवा का फोन ले आता है। राघव के हाथ से अपना फोन लेकर रेवा किसी को कॉल करती है। सामने वाले के फोन रिसीव करते ही रेवा कहती है, मैं तुम्हें एक नंबर भेज रही हूं। शाम तक मुझे उस नंबर की सारी डिटेल्स मिल जानी चाहिए। इतना बोल रेवा सामने वाले की बात सुने बिना ही कॉल कट कर देती है और गुंडे के फोन में मिले नंबर को किसी को टेक्स्ट कर देती है। फिर रेवा राघव की तरफ देखकर उससे कहती है, इन सभी गुंडों को के साथ जो भी करना है आप लोग देख लीजिए। और हाँ, याद रहे इस नंबर के बारे में पापा को कुछ भी पता ना चले और ना ही किसी और को। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुन राघव कुछ कहने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही रेवा कहती है, मैं अच्छे से समझ रही हूँ कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, लेकिन मेरा यकीन मान है ये सही वक्त नहीं आया है पापा को ये सब कुछ बताने के लिए। इन सब से हम अपने तरीके से ही निपट लेंगे। उद्धरण चिन्ह। अब तक रावत फैमिली के बाकी बॉडीगार्ड्स ने उन सभी गुंडों को उठाकर ले जा रहे थे और बिरजू को भी अस्पताल ले जाया जा चुका था। तभी एक बॉडीगार्ड वहां जाकर उन गुंडों के लीडर को भी घसीटते हुए ले जाता है। अब वहां पर सिर्फ रेवा, रुद्राक्ष और राघव ही बचे थे। सबके वहां से चले जाने के बाद रेवा राघव की तरफ देखकर सीरियस टोन में कहती है, राघव भाई, आप हम लोगों को कॉलेज छोड़ दीजिए, वैसे भी हमें ऑलरेडी देर हो गई है। रेवा की बात सुनकर राघव अपना सर झुका कर कहता है, मिस प्लीज आप मुझे भाई कहकर ना बुलाए, आप मेरी बस है और इसीलिए आपका मुझे भाई का कर बुलाना सही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद सुन रेवा कहती है, आपने अभी अभी कहा ना कि मैं आपकी बॉस हूं और इसीलिए मेरा जो मन करेगा मैं वही कहकर आपको बुलाऊंगी। आप इसमें मुझे रोक नहीं सकते, समझे? अब चुपचाप आप हमें हमारे कॉलेज ड्रॉप कर दीजिए। इतना कहकर रेवा गाड़ी में बैठ जाती है। रेवा का ऑर्डर सुनकर राघव भी कार में आकर बैठ जाता है और ड्राइव कर रुद्राक्ष और रेवा को उनके कॉलेज ड्रॉप कर देता है। रुद्राक्ष पूरे रास्ते सो ही रहा था। जब वह कॉलेज के बाहर आते हैं तब सेवा उसे हिलाकर कहती है, भाई उठो, कॉलेज आ गया है। अगर तुम अभी भी सोते ही रहोगे तो आज भी उसे देख नहीं पाओगे। रेवा की बात सुनकर रुद्राक्ष झटके से उठ जाता है और अपना बैग लेकर कहता है, कौन सो रहा है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं सो रहा। चलो जल्दी चलते हैं वरना लेटे हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते हुए रुद्राक्ष रेवा से पहले ही गाड़ी से उतरकर कॉलेज के अंदर चला जाता है। उसे इतना हड़बड़ी में जाता देखकर राघव कंफ्यूजन में रेवा की तरफ देखता है, लेकिन रेवा भी उसे इग्नोर कर देती है और कार से उतरकर कॉलेज के अंदर जाने लगती है। जाते वक्त वह राघव की तरफ मुड़कर कहती है, रखो भाई, आप कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों को लेने के लिए आ जाना। इतना बोल रेवा राघव के जवाब का इंतजार किए बिना ही मुड़कर कॉलेज के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ रावत कॉर्पोरेशन में इस वक्त मिस्टर प्रताप रावत अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। वही विवेक उनके बगल में खड़ा था। दरअसल जब वह दोनों रुद्राक्ष और रेवा के पास जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें राघव ने यह इन्फॉर्म कर दिया था कि रुद्राक्ष और रेवा दोनों सेफ है और वह उन्हें कॉलेज छोड़ने जा रहा है। इसलिए वह दोनों आधे रास्ते से ही वापस रावत कॉर्पोरेशन आ गए थे। इस वक्त प्रताप रावत अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ टेबल पर रखे पेपर वेट से खेल रहे थे। वह उसे पेपर वेट से खेलते हुए कहता है, विवेक, क्या लगता है तुम्हें कौन हो सकता है वो जिसने आज मेरे बच्चों पर यह हमला करवाया होगा? उद्धरण चिन्ह। प्रताप रावत के एक्सप्रेशन इस वक्त बहुत ही नॉर्मल थे, लेकिन उन्हें देख विवेक समझ जाता है कि वह इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में है।
आखिर गुस्से में होंगे क्यों ना, उनके इतने बच्चे उन्हें कितने सालों बाद वापस मिले थे और किसी ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी। अगर वो इंसान इस वक्त उनके सामने आ जाए तो प्रताप रावत अपने गुस्से में उन्हें जिंदा जला देते। प्रताप रावत की बात सुनकर विवेक शांत भाव से कहता है, सर राघव ने उन गुंडों के लीडर को अपने कब्जे में कर रखा है। उन गुंडों के लीडर में ये कहा है कि उन्हें किसने कॉल करके रुद्राक्ष सर और रेवा मैडम को जान से मारने के लिए कहा था, और यह भी कि वह दोनों किसी वक्त और कहाँ मिलेंगे। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी पता था कि इस वक्त उन दोनों के पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं होगी, और अगर वो लोग रुद्राक्ष सर रेवा मैडम को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो वह आदमी उन लोगों को 5 करोड़ रुपए देगा। उद्धरण चिन्ह चैप्टर 106 प्रोफेसर भव्या। विवेक थोड़ा रुककर अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहता है, सर हमने उन गुंडों के बारे में भी पता करवाया है। वो बस मामूली गली के गुंडे हैं जो अब तक बस चोरी चकारी किया करते थे। यह मर्डर का उनका पहला काम था। ये गुंडों को इस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए वह ज्यादा रुद्राक्ष सर और रेवा मैडम को नुकसान नहीं पहुंच पाए। विवेक की बात सुनकर प्रताप रावत पूछते हैं, वैसे बिरजू की हालत अभी कैसी है? वह ठीक तो है ना? प्रताप रावत की बात सुनकर विवेक कहता है, सर बिरजू अभी हॉस्पिटल में है। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस उन गुंडों में से किसी ने उसके सर के पीछे डंडे से मारा था, इसीलिए वह जगह पर ही बेहोश हो गया था। उद्धरण चिन्ह प्रताप रावत और विवेक यही सब बात कर ही रहे थे कि तभी केबिन का दरवाजा नॉक होता है। तो प्रताप जी कम इन कहते हैं। तभी केबिन में राघव अंदर आता है। वह अंदर आकर सीधा प्रताप रावत के सामने अपने हाथ पीछे बांधकर खड़े हो जाता है और कहता है, सर मैंने रुद्राक्ष सर और रेवा मैडम को उनके कॉलेज ड्रॉप कर दिया है और हमारे कुछ हिडन सिक्योरिटी गार्ड्स को भी कॉलेज के अंदर भेज दिया है ताकि वह कॉलेज में उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। उद्धरण चिन्ह राघव की बात सुन प्रताप जी हाँ मैं अपना कर हिलाते हैं और कहते हैं, राघव मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। ये तो अच्छा हुआ राघव तुम वक्त पर वहां पहुंच गए और रुद्राक्ष और रेवा को बचा लिया। अगर तुम वहां नहीं पहुंचते तो पता नहीं आज मेरे बच्चों के साथ क्या हो जाता। उद्धरण चिन्ह प्रताप रावत की बात सुन राघव कहता है, सर हमने रुद्राक्ष सर और रेवा मैडम को नहीं बचाया है। राघव की बात सुनकर विवेक और प्रताप रावत दोनों हैरान रह जाते हैं और राघव की तरफ देखने लगते हैं। तभी विवेक कहता है, तुमने उन्हें नहीं बचाया है तो उन दोनों को किसने बचाया? उद्धरण चिन्ह तभी राघव सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ही कहता है, सर जब हम वहां पहुंचे उससे पहले ही रेवा मैडम ने सभी गुंडों को बुरी तरह से पीट दिया था। सिर्फ उनका लीडर ही सही सलामत बचा था। इस वक्त अस्पताल में सिर्फ बिरजू ही नहीं बल्कि रुद्राक्ष सर और रेवा मैडम पर हमला करने आए हुए गुंडे भी एडमिट है। उन लोगों की हालत बहुत ही सीरियस है। डॉक्टर ने बताया है कि उनमें से कुछ गुंडे तो शायद जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो चुके हैं, क्योंकि उनके हाथ और पैरों की हड्डियां बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुकी है, जो अब पहले की तरह कभी भी जुड़ नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह राघव की बात सुनकर प्रताप रावत और विवेक दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। तभी प्रताप रावत कहते हैं, क्या कहा तुमने? क्या सच में तुम्हारे जाने से पहले ही मेरे बच्चों ने उन गुंडों को पीट दिया था? उद्धरण चिन्ह प्रताप जी की बात सुनकर राघव कहता है, सर सिर्फ सेवा मैडम ने ही उन गुंडों को अकेले पिटा है। जब रेवा मैडम उन गुंडों को पीट रही थी तो रुद्राक्ष सरकार में आराम से सो रहे थे और रेवा मैडम ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि मैं उनके काम का क्रेडिट रुद्राक्ष सर को बिल्कुल भी ना दूं। उद्धरण चिन्ह राघव की बात सुनकर विवेक को तो चक्कर ही आ जाते हैं और वह गिरने ही वाला होता है कि अगले ही पल खुद को संभाल लेता है। वही प्रताप रावत जिस पेपर वेट खेल रहे थे वह उनके हाथ से छूटकर टेबल पर फिसलते हुए नीचे गिर जाता है और उसकी आवाज सुन प्रताप रावत और विवेक दोनों फिर से होश में आते हैं। दूसरी तरफ कॉलेज में आज रुद्राक्ष और रेवा पर हमला होने की वजह से वो दोनों को कॉलेज पहुंचने में लेट हो गए थे, इसलिए उन दोनों का फर्स्ट लेक्चर छूट गया था। अब वो दोनों ही सीधा सेकंड लेक्चर अटेंड करने के लिए अपने क्लास की तरह जाने लगते हैं। जब वह क्लास के गेट पर पहुंचते हैं तब फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होने की बेल बजती है और उनके क्लास से प्रोफेसर सुदर्शन बाहर निकलती है। दरअसल आज उनका फर्स्ट लेक्चर प्रोफेसर सुदर्शन का था। वह रुद्राक्ष और रेवा को सामने देखकर प्रोफेसर सुदर्शन कहती है, तुम दोनों मेरा लेक्चर अटेंड क्यों नहीं किया? उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष उनसे कहता है, सॉरी मैम, वो आज हमारे साथ कॉलेज आते हुए छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए हम थोड़ा लेट हो गए। उद्धरण चिन्ह रुद्राक्ष की बात सुनकर प्रोफेसर सुदर्शन तो कहती है, तुम दोनों को देखकर लगता तो नहीं है कि तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ होगा।
यह एक अच्छा बहाना है लेक्चर अटेंड न करने का, लेकिन मैं तुम दोनों की बातों में नहीं आऊंगी। अगर आइंदा से तुम दोनों ने बेवजह मेरा लेक्चर अटेंड नहीं किया तो मैं तुम दोनों की कंप्लेंट तुम्हारी फैमिली से करूंगी। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर सुदर्शन की बात सुनकर रेवा कहती है, मैम आपका लेक्चर वैसे भी कंप्लीट हो चुका है, अब आपको भी दूसरा लेक्चर लेने के लिए दूसरी क्लास में जाना होगा, तो कृपया कर आप वहां जाएं और हमें अपना सेकंड लेक्चर शांति से अटेंड करने दें। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुन प्रोफेसर सुदर्शन को बहुत ही गुस्सा आता है। वह रेवा से कुछ कहने वाली होती है कि तभी उन्हें पीछे से एक सुरीली और शांत आवाज सुनाई देती है, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर सुदर्शन। उद्धरण चिन्ह। उस आवाज को सुनकर प्रोफेसर सुदर्शन के चेहरे पर चिढ़न के भाव साफ नजर आने लगते हैं। वही रुद्राक्ष की तो एक पल के लिए धड़कन ही रुक जाती है। वही रेवा अभी भी शांत भाव से प्रोफेसर सुदर्शन की तरफ देख रही थी। तभी प्रोफेसर सुदर्शन पीछे मुड़कर उसे आवाज की तरफ देखकर अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाकर बोलती है, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर भाव्या। जी हाँ फ्रेंड्स, यह आवाज किसी और की नहीं, कॉलेज में आई नई प्रोफेसर भाव्या की थी। रुद्राक्ष प्रोफेसर भाव्या को देखकर रुद्राक्ष तो कहीं खो ही गया था। वही रेवा इस मौके का फायदा उठाकर क्लास में जाने लगती है। तभी वह देखती है कि रुद्राक्ष अपनी जगह पर ही खड़ा है और एक तक प्रोफेसर भाव्या को ही देख रहा है, तो वह उसे भी कॉलर से पकड़कर खींचते हुए क्लास में लेकर चली जाती है। प्रोफेसर सुदर्शन को गुड मॉर्निंग कहने के बाद प्रोफेसर भाव्या भी उनके पास से होकर ही क्लास में चली जाती है। वहीं प्रोफेसर सुदर्शन फिर से पीछे की तरफ मुड़कर रुद्राक्ष और रेवा को सुनने वाली होती है, तो वह दिखती है कि रुद्राक्ष और रेवा दोनों वहां नहीं है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में पैर पटकते हुए अपने मन में कहती है, इस बार तो तुम दोनों बच गए, पर मैं भी देखती हूं कि अगली बार तुम दोनों को मुझे कौन बचाता है। ये बोलकर प्रोफेसर सुदर्शन भी अपना नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए चली जाती है। चैप्टर 107 रुद्राक्ष एंड भाव्या। आगे प्रोफेसर भाव्या के क्लास में आते ही सभी स्टूडेंट खड़े होकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वही रुद्राक्ष और रेवा भी अब तक अपनी जगह पर आ चुके थे। प्रोफेसर भाव्या भी सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग विश करते हुए कहती हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम भाव्या है, मैं आपकी लिटरेचर की न्यू प्रोफेसर हूँ और मैं ही आज से आप सबको लिटरेचर बढ़ाने वाली हूँ। इतना बोल वह सभी स्टूडेंट की तरफ एक नज़र देखी है, फिर सबको पढ़ना शुरू कर देती है। क्लास में हर कोई प्रोफेसर भाव्या को देखकर हैरान था। लड़कियां उनकी ब्यूटी से जल रही थी तो वही लड़के उन्हें प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। वही रुद्राक्ष का तो अलग ही हाल था, वह तो बस एक तक प्रोफेसर भाव्या को देख रहा था। रुद्राक्ष प्रोफेसर भाव्या को देखने में इतना खो गया था कि उसे ये तक नहीं पता चला कि लेक्चर कब खत्म हो गया है, और वह होश में तब आया जब प्रोफेसर भाव्या क्लास से बाहर चली गई। वहीं रुद्राक्ष के ऐसी हालत देख रेवा अपनी आइस रोल करती है और रुद्राक्ष के कान में कहती है, भाई इस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार में पागल आशिक की तरह घूरना बंद करो, वरना सबको तुम दोनों की रिलेशन के बारे में पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बता दूं कि प्रोफेसर भाव्या रुद्राक्ष की गर्लफ्रेंड है। इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। कोष्टक। रेवा की बात सुन रुद्राक्ष अपने दिल पर हाथ रख मुस्कुराते हुए कहता है, अरे गुड़िया, तुम्हें क्या पता अपने प्यार को कई दिनों बाद देख देखकर कैसा महसूस होता है, और यहाँ तो मैं अपने प्यार को पूरे एक जन्म के बाद देख पा रहा हूँ। जब मैं उससे दूर था तब मेरे दिल पर क्या बीती थी यह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष की बात सुन सेवा कहती है, तो जाकर उससे मिल क्यों नहीं लेते, यहाँ बैठकर आहें क्यों भर रहे हो। रेवा की बात सुन रुद्राक्ष कहता है, मैं तो उससे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ, पर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा। ऊपर से वह मुझसे पहले से ही नाराज है, इसलिए खुद से बात करने आएगी भी नहीं, मुझे ही उसके पीछे पीछे जाना होगा उसे मनाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल रुद्राक्ष उठकर जाने लगता है तो रेवा उसे खींचकर वापस बिठा लेती है और कहती है, अभी हम कॉलेज में हैं तो मुझसे बात करने के लिए कॉलेज के बाद भी जा सकते हो, और वैसे भी यह मत भूलो कि अभी तुम सिर्फ 17 साल के हो। जब तक तुम 18 के नहीं हो जाते तब तक तुम अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। रेवा के रुद्राक्ष को इस तरह खींचकर बैठने से वहां एक चोर की आवाज आती है और सबका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है, लेकिन कोई भी रेवा की कही गई बात सुन नहीं पाता, क्योंकि रेवा ने ये सब कुछ बहुत ही धीरे से सिर्फ रुद्राक्ष को सुनाई दे इस तरह से कहा था। सबको उनकी तरफ देखता पाकर रेवा एक ऑकवर्ड स्माइल सबको पास कर देती है।
तभी रुद्राक्ष रेवा के हाथ से अपना शर्ट छुड़ाते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो। मैं तो चला उससे बात करने के लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पर हैं। इतना बोल रुद्राक्ष वहां से फिर से जाने के लिए उठना है, लेकिन रेवा फिर से उसे खींचकर बैठा लेती है। रुद्राक्ष और सेवा की ऐसी बात सुन क्लास के सभी स्टूडेंट उन दोनों की तरफ कंफ्यूजन में देखने लगते हैं। तभी काव्य कहती है, रुद्राक्ष तुम किससे बात करने जाना चाहते हो? काव्य का सवाल सुन रुद्राक्ष कुछ कहने ही वाला होता है कि रेवा उससे पहले बोलती है, किसी से भी तो नहीं। दरअसल कल रात भाई की नाम ठीक तरीके से पूरी नहीं हुई है ना, इसलिए वह थोड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा है। इतना बोलकर रेवा रुद्राक्ष को गुस्से में देखने लगती है। वही रुद्राक्ष भी रेवा की नजरों को समझ जाता है और चुपचाप अपना सर झुका के वापस अपनी जगह बैठ जाता है। तभी क्लास मॉनिटर अपनी जगह से खड़े होकर कहती है, फ्रेंड्स हम सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। आज हमारा थर्ड लेक्चर कैंसिल हो गया है, क्योंकि हमारी प्रोफेसर कॉलेज नहीं आए। तो आज हमारा ये लेक्चर फ्री है और इसमें हम जो चाहे वह कर सकते हैं। मॉनिटर की बात सुन सभी स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। मॉनिटर अपनी बात खत्म कर अपनी जगह पर बैठ जाता है। तभी क्लास में एक लड़की सबकी तरफ देखकर कहती है, वैसे गाइस तुम्हें नहीं लगता कि हमारी न्यू प्रोफेसर कुछ ज्यादा ही यंग एंड ब्यूटीफुल है? उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की कहती है, हाँ वह यंग एंड ब्यूटीफुल तो है ही, और साथ ही में वह पढ़ती भी बहुत ही अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की बात सुनकर एक लड़का कहता है, वैसे भी किसे पता कि वह कैसा पढ़ाती है। मैं तो उनका चेहरा देखने में इतना खो गया था कि उनके पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाया। उस लड़के की बात सुन कुछ लड़कियां उसे अजीब नजरों से देखने लगती है। तभी उसे लड़के का दोस्त कहता है, हाँ यार भव्या मैं है तो बहुत ही ज्यादा हॉट एंड सेक्सी। जब से वह क्लास में आई थी तब से मैं तो बस उन्हें देखता ही रह गया। काश कि वह मेरी गर्लफ्रेंड होती। अपने दोस्त की बात सुनकर वह लड़का कहता है, अरे तो अभी भी देर कहाँ हुई है, तुम उन्हें एक बार प्रपोज करके देखो, क्या पता तुम्हारा किस्मत चमक जाए। उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर भव्या के बारे में ऐसी बातें सुन रुद्राक्ष को बहुत ही जलन होने लगती है और साथ ही उसे उन लड़कों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। आखिर आए भी क्यों ना, प्रोफेसर भव्या